नमस्कार दोस्तों। कौटिल्य विधि के द्वारा एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य विधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कौटिल्य विधि की कौटिल्य विधि की इस प्रस्तुति में आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मैं भारत का प्रधानमंत्री। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, मैं भारत का प्रधानमंत्री सीरीज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो मैं भारत का प्रधानमंत्री सीरीज जो है, ये भारत की आज़ादी से 1947 से लेकर वर्ष 2024 तक आपके जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, जितने भी प्रधानमंत्री बने, उस सब के बारे में व्याख्यात्मक विस्तृत रूप से आपको एक एक कड़ी और एक एक हर उस अनसुलझे पहलू को समझाने का प्रयास करेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी सोर्सेज मैंने प्राप्त किए, जहां जहां से इन चीज़ों को मैंने समेटना चाहा, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा है ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज इसका पहला एपिसोड है और मैं आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। करते हैं अपनी बात शुरू इतिहास के कुछ झरोकों से। आप ध्यान से सुनिएगा। आज़ादी की बड़ी लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। जब देश आज़ाद होने की कगार पर आया, जिसके बारे में आप सबको पता है, वो तिथि देश के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, 15 अगस्त 1947। लेकिन 15 अगस्त 1947 से भी पहले, एक साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि अब आज़ादी का दिन दूर नहीं है। ये बात है वर्ष 1946 की। वर्ष 1946 में निश्चित हो चुका था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आज़ादी की तिथि निश्चित कर दी गई थी। इधर भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो हुआ करती थी वो कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस में वर्ष 1940 में मौलाना अबुल कलाम को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1940 में। और 1940 से लेकर 1946 तक, यानी लगभग 6 वर्ष तक, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस की अपनी एक रणनीति थी और 1940 आते आते एक निश्चित हो गया था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। 1940 तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद हुआ करते थे। उन दिनों कांग्रेस की एक और खास बात हुआ करती थी कि कांग्रेस की कुल 15 प्रांतीय कमेटी होती थी जो ये निर्णय लेती थी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। ये 15 कांग्रेस की जो प्रांतीय कमेटी थी यही निश्चित करती थी कि कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। और 1940 में तो यह तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं और यह निश्चित था कि देश की आजादी 1947 को बेशक मिल रही है, लेकिन हमारा संविधान इतना जल्दी लागू होने वाला है नहीं। तो देश को एक अंतरिम सरकार की जरूरत थी और जब अंतरिम गवर्नमेंट आएगी, अंतरिम सरकार आएगी, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री भी चुनना तय था। कुल मिलाकर बात यह थी, 1940 में यह तय होना था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज इस एपिसोड की इस प्रस्तुति में आपसे कुछ बातें बहुत अच्छी अच्छी आपको समझाने वाला हूं। पिछले लगभग 77 वर्षों के इतिहास में भारत ने कुल 14 प्रधानमंत्री के पद देखे। इन 14 प्रधानमंत्रियों में बहुत से प्रधानमंत्रियों को जनता का अपार प्यार मिला, बहुत से तिगड़मबाजी से प्रधानमंत्री बने। इस सीरीज का मुख्य लक्ष्य यह है कि कौन, कैसे, कहां, कब, क्या और उसके समय के होने वाले कार्यकाल के बारे में आपको पूरी डिटेल में समझाया जाएगा। बात करते हैं फिर से 1940 की। 1940 में भी यही तिगड़मबाजी हो रही थी, क्योंकि आप जानते हैं जनता के द्वारा तो लोगों को चुना नहीं जा रहा था, यह एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। यह तय हो गया था कि अभी इलेक्शन करना है। 1940 में 15 जो प्रांतीय कमेटी थी उन पर कार्यभार दे दिया गया कि अध्यक्ष कौन बनेगा। यह कमेटी यह भी जानती थी कि जो अध्यक्ष बनेगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इन सबसे कह दिया आप स्वतंत्र हैं, आप तय करिए। 15 कमेटियों से कहा गया आप तय करिए कि अध्यक्ष कौन बनेगा कांग्रेस का। अबुल कलाम आजाद खुद चाहते थे कि मैं इस बार भी क्या रहूं, अध्यक्ष रहूं। वो जाकर महात्मा गांधी से मिलते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया, बोले अब आपका समय नहीं है कि आप अध्यक्ष पद पर रहे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद बड़ी सहज तरीके से इस बात को मान गए। अब पूरा दारोमदार उन 15 कमेटियों पर था। 15 कमेटियों ने अपना रिजल्ट तैयार कर दिया। आचार्य जेबी कृपलानी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे। उन्हें एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तरीके से हम कह सकते हैं
टेम्पररी अस्थायी रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था कि वो जो कमेटियों ने निर्णय दिया है उसे सबके सामने सुनाएंगे। 15 कमेटियों का जैसे ही निर्णय आया, इस निर्णय में चौंकाने वाले साक्ष्य थे। इन 15 कमेटियों में से 12 कमेटी ऐसी थी जिन्होंने अध्यक्ष पद का या प्रधानमंत्री का नाम जो दिया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिया। 15 में से 12 कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती थी। बाकी 3 कमेटी जो थी वो पटाभी सीतारमैया और आचार्य जेवी कृपलानी को देखना चाहती थी। आश्चर्य की बात यह है कि इन 15 कमेटियों में से एक भी कमेटी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया था। आज का थंबनेल में हम तुम्हें दिखाने वाले हैं वो क्या है कि कागज की एक पर्ची जिससे पीएम बने नेहरू, यही इतिहास। और ये आपके एपिसोड पहले का पहली स्लाइड तुम्हारे सामने है कि कैसे एक पर्ची से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। 15 कमेटियों ने अपना फैसला दे दिया। 15 में से 12 कमेटी ऐसी थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती थी और 3 कमेटी ऐसी थी जो पटाभी सीतारमैया और आचार्य जेबी कृपलानी का नाम रखा था, यानी नेहरू जी का नाम नहीं था। अब कुल मिलाकर यह है, इन 15 कमेटियों की रिपोर्ट महात्मा गांधी के सामने प्रस्तुत की गई और गांधी जी ने जैसे ही उन कमेटियों का निर्णय देखा जिसमें नेहरू जी का नाम नहीं था तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कमेटी के द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को वापस कर दिया। कांग्रेस में मंथन होने लगा, दिक्कतें होने लगी, क्योंकि महात्मा गांधी की भी एक अलग बात थी उस समय। महात्मा गांधी दिल से पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। हम यहां महात्मा गांधी की बुराई नहीं कर रहे, वो एक दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाले भी दूरगामी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 25 वर्ष तक भारत में क्रांतिकारी की एक ऐसी मिसाल जगा के रखी थी जो देश को आजादी मिली थी। कुल मिलाकर बात यह थी कि तय होना था कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। प्रमाणों से यह निश्चित हो चुका था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे। आचार्य जेबी कृपलानी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक चिट्ठी लिखी और महात्मा गांधी के हाथ में दे दी और कहा कि लीजिए, इस पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी ने चिट्ठी को पढ़ा, वहां नेहरू जी का नाम नहीं था, वहां नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था और उसे वापस कर दिया। वो वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंची तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि महात्मा गांधी मेरे नाम की मोहर ही नहीं लगाना चाहते, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जिद पर अड़ गए, यानी कि वो भी प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए जिद पर अड़े। फिर दोबारा से महात्मा गांधी के पास उस चिट्ठी को भेजा गया। फिर महात्मा गांधी ने देखा और कहा कि अगर कोई मेरे दिल से पूछे कि प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ये चिट्ठी दोबारा से वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंची, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहा जाता। वो हमेशा देश के लिए जिए और देश के लिए उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने एक बात समझ ली थी, उनकी समझ में आ गया था कि जो महात्मा गांधी हैं वो दिल से और दिमाग से, दोनों से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दिया और हस्ताक्षर कर दिया और कहा ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता। गांधी जी के द्वारा जो पर्ची दी गई थी उसमें एक ही नाम था, वो किसका नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 में से एक कमेटी ने नहीं चुना, वो एक महात्मा गांधी के कहने पर भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे। हालांकि बाद में धीरे धीरे सबने स्वीकार कर लिया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। कुछ हमारे पास सोर्सेज भी हैं, आप इन्हें भी ध्यान से देखेंगे। एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, एक बहुत बड़े पत्रकार रहे, जो पुस्तक का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? दुर्गादास हैं। दुर्गादास अपने शब्दों में क्या कहते हैं? दुर्गादास उस समय बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते थे। जब उन्होंने महात्मा गांधी से वकालत की, यानी महात्मा गांधी से जाकर बात की इस केस के बारे में, इस पूरी चुनावी लड़ाई के बारे में जब बात की, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा है? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी 2 नंबर पर काम नहीं करेंगे। 2 नंबर का मतलब समझ रहे हैं? पहले नंबर पर प्राइम मिनिस्टर होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी भी दूसरे नंबर पर काम नहीं करेंगे। और हमारे पूरे कैंप में, यानी कांग्रेस का जितना भी सदस्य मेंबर थे, इस पूरे कैंप में एकमात्र अगर कोई अंग्रेज है तो वो नेहरू जी हैं। अंग्रेज होने का क्या मतलब है? महात्मा गांधी को लगता था कि नेहरू जी ने विदेश में पढ़ाई की है। भाई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, लंदन में, बड़ी बात थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर को समझते थे, अंतरराष्ट्रीय महत्व को समझते थे और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी बड़ी पहुंच थी। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू कभी भी दूसरे नंबर पर काम करना पसंद नहीं करेंगे। वह हमारे कैंप के एकमात्र अंग्रेज हैं।
वह भारत को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। वो अभी युवा हैं, वो शिक्षित हैं, वो दुनिया दराज को जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की है और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े अच्छे रिलेशन हैं उनके। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बुराई की हो। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय संबंध को सुधार लेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को चला लेंगे। यानी कि हमारा देश एक ऐसे बैलगाड़ी की तरह होगा जिसके दो पहिए होंगे, एक तरफ होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक तरफ होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि हमारे संविधान में कहीं भी वाइस प्राइम मिनिस्टर का कोई उल्लेख नहीं है, वो प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन एक परंपरा के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया। कुल मिलाकर यह थी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। जैसे ही नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एक बड़ी बात थी, एक नया भारत मिला था और एक ऐसा भारत मिला था जो भारत करीब लगभग 1200 वर्षों से गुलामी से झेल रहा था। आप देखेंगे इतिहास के झरोकों को तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था और इसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश खिलजी, सैयद और तुगलक से लेकर आप देखेंगे मुगल अंपायर, और मुगल अंपायर के बाद पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और अंग्रेजों का कब्जा रहा। इतने समय के बाद नया भारत उभरा था। 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं था जब देश आजाद होने वाला था। 14 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे ही, जैसे ही 12:01 हुआ, यानी 15 अगस्त लग चुका था, दिल्ली के लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कहा, जब पूरी दुनिया सो रही है, आज अपना देश आजादी का बिगुल बजा रहा है। और उन्होंने कहा था, जो हमने प्रकृति से वायदा किया था, आज उसे निभाने का सही समय आ चुका है। यानी देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आजादी का बिगुल बजा दिया और देश के लिए तिरंगा फहरा दिया। ऐसी बात नहीं थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत से लोग कमियां निकालते हैं। हाँ, कुछ निर्णय थे, क्योंकि अब जब लीडर होते हैं तो कुछ न कुछ कमियां तो होती ही हैं। नेहरू जी ने अपने हिसाब से देश को चलाने की पूरी कोशिश की। एक नए देश का निर्माण हो रहा था, देश की नई नई कमान आई थी, देश में डेमोक्रेसी स्थापित करनी थी। 1940 से 1950-51 तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इस बीच में बड़े विवाद नेहरू जी को देखने पड़े। 1940 में जब अंतरिम सरकार काम कर रही थी तो उस समय कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बिल लाना चाहते थे जिस बिल का नाम था हिंदू कोड बिल। बहुत अच्छे से इन चीजों पर आप ध्यान देंगे। ये हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कानून मंत्री कौन थे उस समय? नेहरू जी, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। हिंदू कोड बिल का मतलब था कि हिंदू धर्म में जो प्रचलित प्रथाएं थी, जो मनुस्मृति पर आधारित थी, यानी कि एक पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता है, तलाक नहीं दे सकता था, यानी कि तलाक नहीं हो सकता था, विधवा महिला विवाह नहीं कर, कुछ ऐसी कंडीशंस थी। 1940 से 1950 तक भारी विरोध सहना पड़ा नेहरू जी को। नेहरू जी एक सभ्य समाज को जन्म देना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक स्त्रियों को अधिकार मिलना चाहिए। अगर हिंदू धर्म में एक व्यक्ति एक विवाह करेगा तो महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, और अगर महिला परेशान है तो वो तलाक देगी तो वो स्वतंत्र हो जाएगी। इसलिए 1940 से 1950 तक उन्होंने अथक प्रयास किए कि भारत में हिंदू कोड बिल लाया जाए। लेकिन भारत में तमाम धर्म के स्वावलंबी, जिसमें राम राज्य परिषद भी हुआ करती थी और संगठन भी था, आरएसएस जिसे कहते हैं, वो सब विरोध किया करते थे। कुल मिलाकर 1950 आ गया, 1951 आ गया, और 1951 आते आते ये समझ में आ गया था, क्योंकि अक्टूबर 1951 में भारत में पहला इलेक्शन होना था जो जनता के द्वारा होना था, और जनता में एक बड़ी समस्या थी बेटा, और वो समस्या क्या थी कि हिंदू कोड बिल को लेकर नाराजगी थी। 1951 से पहले ही नेहरू जी ने जो बिल अंतरिम सरकार में लेकर आए थे, हिंदू कोड बिल को, इसे निरस्त कर दिया और कहा अगली बार देखेंगे बिल पास होगा कि नहीं। इलेक्शन हुआ अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, पहला इलेक्शन होता है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत कर आई, और भारत के पहले प्रधानमंत्री, यानी कि दूसरी बार अगर लीगल रूप से देखें तो पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ही बनने थे। नेहरू जी बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और तमाम विदेश नीति इन्हीं के हाथ में हुआ करती थी। अब देश बहुत ऊंची कगार पर आ गया था। इससे पहले का एक और वाक्य बहुत इंटरेस्टेड है, आपको समझना चाहिए। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं जिनका नाम है सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप की एक बहुत बेहतरीन पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू हिज लाइफ वर्क एंड लेजेसी। ये इनकी पुस्तक है जो सुभाष कश्यप है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक भी लिखी है, हमारा संविधान बहुत अच्छी है। ये लोकसभा के पूर्व महासचिव भी थे सुभाष कश्यप।
इन्होंने एक बड़ा मजेदार नेहरू जी का किस्सा बताया था। वो बात कब की है, ये किस्सा कब का है? वर्ष 1950 में नेहरू जी लंदन गए हुए थे। वहां लंदन में ब्रिटेन का पूर्व पीएम हुआ करता था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल और नेहरू जी आपस में बात कर रहे थे, ऐसे ही ठहाके लगाए जा रहे थे, खुशी खुशी सब ठीक चल रहा था। अचानक से चर्चिल ने कहा, नेहरू जी क्या उन दिनों को भूल गए जब हमने तुम्हें गुलाम रखा था? ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है बेटा, इसमें सुभाष कश्यप ने वर्णन किया है। आप उन दिनों को भूल गए जब हमने तुमको गुलाम बंदी बनाकर रखा था। आप कितने साल जेल में रहे थे? नेहरू जी ने कहा, हम 10 साल जेल में रहे थे। तो फिर तो आपको हमसे डर लगता होगा। चर्चिल कहता है नेहरू जी से, फिर तो आपको हमसे डर लगता होगा। नेहरू जी ने बड़े सरल स्वाभाव शब्दों में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, हमारे लीडर मतलब महात्मा गांधी, हमारे महात्मा गांधी ने बड़ा अच्छा सबक सिखाया है हमें, बड़ी अच्छी राजनीति सिखाई। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि किसी से कभी नफरत मत करो, कभी किसी से नफरत मत करो, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ना तो हम तुमसे नफरत करते हैं और ना ही हम तुमसे डरते हैं। ऐसे ही वाक्य इस सुभाष कश्यप ने इस पुस्तक में लिखा है। नेहरू जी के इन वाक्यों से पता चलता है कि वो एक जिंदा दिल इंसान भी हुआ करते थे और एक उदारवादी नेता भी हुआ करते थे। सब ठीक चल रहा था। समय वर्ष आया 1954। 1954 से पहले का एक और वाक्य तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1949 में चाइना बना और 1950 में उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत बड़ी स्पष्ट नीति पर चल रहा था। स्पष्ट नीति पर इसलिए चल रहा था कि भारत नहीं चाहता था कि हम आजादी के शुरुआती दिनों में किसी से संघर्ष करें। उससे पहले अंग्रेज चाइना और भारत के बीच में मैकमेहन रेखा खींच गए थे और इसी को भारत और चाइना की रेखा मान लिया गया था। नेहरू जी उसे अपनी रेखा मानते थे, लेकिन चाइना इस बात को मानता नहीं था और ना ही उसने कभी भी सामने आकर प्रत्यक्ष रूप से कहा था कि भारत और चाइना के बीच ये मैकमेहन रेखा रहेगी। वो भी नहीं मानता था इस बात को। 1951, 52, 53, 54 में खूब भारत के और चाइना के दौरे होते रहे, वहां के राष्ट्राध्यक्षों के और भारत के राष्ट्राध्यक्षों के। जवाहरलाल नेहरू चाइना के प्रति कुछ अलग तरीके से पेश आए और इसीलिए नेहरू जी को थोड़ा सा गलत माना जाता है इतिहास में। नेहरू जी की अपनी एक अलग सोच थी। नेहरू जी चाइना से बात करना तो चाहते थे कि हम कम से कम सीमा रेखा के बारे में बात करें, बाउंड्री लाइन के बारे में बात करें, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा। उन्हें लगा कि जब चाइना ही कोई कदम नहीं उठा रहा तो हम क्यों उठाएं। और 1954-55 में पंचशील समझौता हो गया। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ और जब ये भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता होता है तो यहां नेहरू जी ने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था और क्या कहा था? चीनी हिंदी भाई भाई। यानी दुनिया के दो बड़े देश एक साथ एक मंच पर थे। दुनिया को डर भी था इस बात का, लेकिन भारत को नहीं पता था कि चाइना हमारे पीठ पीछे क्या करने वाला है। हमें लग रहा था क्योंकि 1950 से लेकर 1960 तक आप यकीन मानिए लगभग 10 वर्षों में भारत और चाइना के बीच बाउंड्री लाइन को लेकर कोई विवाद हुआ ही नहीं। ना तो चाइना की ओर से कोई बात हुई, ना भारत की ओर से कोई बात हुई। 10 सालों में नेहरू जी को भी यह लगने लग गया था। क्या लगने लगा था? नेहरू जी को यह लगने लग गया था कि चाइना इस बात को स्वीकार करता है कि मैकमेहन रेखा ही, मैकमेहन लाइन ही, कुछ लोग इसे मैकमोहन कहते हैं, मैकमोहन लाइन ही जो है वही भारत और चाइना के बीच बाउंड्री लाइन स्थापित करती है। नेहरू जी ऐसा मानते थे, लेकिन चाइना क्या मानता था ये किसी को नहीं पता था। बात 1960 की है। उस समय भारत की ओर से राजदूत वहां दूतावास में भारत के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था के.एम. पणिकर। बड़े ज्ञाता हुआ करते थे, दूतावास में थे। इधर अगर भारत में बात करें तो भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चीन की नीतियों से प्रसन्न नहीं थे और डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, वो भी प्रसन्न नहीं थे। ये जितने भी प्रमुख अधिकारी थे ये चाहते थे और नेहरू जी से बार बार कहते थे कि चीन पर अपना रुख स्पष्ट करें, चाइना से ये बात करें कि हमारी बाउंड्री लाइन आप मानते हैं या नहीं मानते।
इस बात पर अड़िग थे, लेकिन नेहरू जी को पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो नहीं चाहते थे कि वो चाइना से इस बारे में बात करें। बात 1960 की है, जब भारत का दूतावास में यानी कि चाइना के दूतावास में केएम पडिक्कर हुआ करते थे। तब नेहरू जी उन्हें एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप जाकर चाइना के राष्ट्राध्यक्ष से मिलिए और जाकर बात स्पष्ट करिए सीमा रेखा को लेकर। केएम पडिक्कर जाते हैं दूतावास और जाकर अपनी बात रखते हैं, लेकिन चाइना के राष्ट्राध्यक्ष या वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने इस बात पर कोई बात नहीं की। केएम पडिक्कर ने नेहरू जी को संदेश दे दिया कि बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैकमोहन रेखा से बिल्कुल भी रुष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेहरू जी भी संतुष्ट हो गए थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत से कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के ही मेंबर, इवन डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस बात से रुष्ट थे, वो नाराज थे और वो मान रहे थे कि आपको खुद स्पष्ट बात करनी चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने ऐसी बात नहीं की। दौर आया 1961-62 का। 1961 का 62 का आया और चाइना, उससे पहले एक और बात हो चुकी थी कि दलाई लामा भारत आ गए थे। पहले तो नेहरू जी ने उन्हें भेज दिया था, लेकिन दलाई लामा जब भारत दोबारा आए थे तो नेहरू जी ने बड़ा स्वागत किया था। खुद नेहरू जी उनसे मिलने के लिए हिमाचल गए थे, मसूरी गए थे, उत्तराखंड में, बाद में हिमाचल। ये खबर, क्योंकि तुम जानते हैं दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध गुरु थे और तिब्बत को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, यह बात चाइना को बिल्कुल भी रास नहीं आई। और 1962 में भारत को क्या खबर मिलती है कि जो आज अक्साई चाइना है, भारत को बिना बताए चाइना ने उस अक्साई चीन वाले क्षेत्र में सड़क बना दी। इस सड़क बनाने का क्या उद्देश्य था? उसने सड़क बना दी जिसे हम सिर्फ पर्वत समझते थे, पठार समझते थे, जहां कुछ नहीं था, वहां चाइना ने सड़क बना दी। वो सड़क क्यों बनाई गई थी, क्या उद्देश्य रहा होगा? इससे उद्देश्य सीधा स्पष्ट था कि वो भारत को कंट्रोल करना चाहता है और आने वाले समय में वो युद्ध लड़ सकता है, और इसलिए उसने सड़क बनाई है कि वो अपनी युद्ध सामग्री और अपने सैनिकों को आराम से ला सके। जब ये बात भारत की मीडिया में फैली तो नेहरू जी बड़े चिंतित हुए। नेहरू जी ने डायरेक्ट एक पत्र लिख दिया चाइना के लिए, और उस पत्र में लिखा कि आपने मैकमोहन रेखा को माना ही नहीं, हम तो आज भी यही मानते हैं। और वहां से क्या पत्र में आता है कि हमने आज तक इस मैकमोहन रेखा को भारत और चाइना की कोई बाउंड्री नहीं माना। हमने तुमसे कब कहा कि मैकमोहन भारत और चाइना के बीच बाउंड्री है? नेहरू जी सदमे में आ गए। जो नेहरू जी बड़ा विश्वास करते थे, दोस्त माना करते थे, यहां इनकी पॉलिसी फेल मानी जा रही थी। इसके अलावा फिर भी नेहरू जी को यह आभास नहीं हो रहा था कि युद्ध होगा, फिर भी नहीं हो रहा था। और आभास न होने की सबसे बड़ी वजह पता है क्या थी? क्योंकि उस समय भारत के रक्षा मंत्री जो हुआ करते थे वो मेनन थे, के मेनन। मेनन से जब बात की तो मेनन क्या कहते हैं? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई युद्ध नहीं होने वाला, हमारी ओर से बिल्कुल स्पष्ट है संदेश। इसमें सबसे कमजोर कड़ी मेनन साहब को भी माना जाता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि भारत की आजादी को अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं कि भारत पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। सब लोग आराम से हो रहे थे, आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और चाइना ने वही कर दिया जिसके लिए आज वो जाना जाता है, दगाबाज, धोखेबाज। जो भारत अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से गुजार रहा था, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा था, देश डेवलप्ड हो रहा था, उसे रोकने के लिए चाइना बीच में आ गया और उसने भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र से लेकर तवांग तक, अरुणाचल प्रदेश तक अटैक कर दिया। वहां भारत के तमाम सैनिक हुआ करते थे, लेकिन वो इतने मजबूत न थे जितनी कि चाइना की सेना पहले से तैयारी में थी। युद्ध हुआ, परिणाम देखने को मिला, और युद्ध का अंत 20 नवंबर को हुआ था 1962 में। युद्ध का अंत हुआ और इस युद्ध में हम बुरी तरह पराजित हुए। सिर्फ पराजित नहीं हुए, हमें बहुत सी जमीन भारत की गंवानी पड़ी, बहुत से सैनिकों को शहादत में गंवाने पड़े, बहुत से सैनिक शहादत को प्राप्त हुए, बहुत से सैनिक घायल हुए, और बहुत से सैनिकों को बंदी बनाकर चाइना कम से कम 4000 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाकर ले गया। भारत के लिए ये एक पहाड़ से टूटे जाने से कम नहीं था। कुल मिलाकर बात यह थी, हिंदुस्तान इस जंग को हार चुका था, लेकिन चाइना अपनी आदतों से बाज ना आ रहा था। वो तो अरुणाचल प्रदेश, असम जैसे क्षेत्रों में अपना आक्रमण करना चाहता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी सी इसकी जब हलचल हुई तो चाइना रुका। इस निर्णय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। एक लंबे कद काड़ी के खड़े हुए प्रधानमंत्री जो कहीं भी भाषण देते थे तो लोग झकझोर जाते थे, लेकिन वो बेचारे एकदम टूट से गए थे। अब इस बात में बात करने में क्या रह जाता है, क्या ये नेहरू जी की गलत नीति थी या सही थी? इस प्रकाश बिंदु पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उससे पहले कुछ रहस्यमयी बात और समझिएगा।
जब नेहरू जी 1952 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो 5 साल तक रहे थे 1957 में। 1957 में दोबारा इलेक्शन हुआ और जब जीते तो उनका एक बहुत बड़ा वाक्य सबके सामने आया, और उस वाक्य का उल्लेख किसने किया है? सीपी श्रीवास्तव। सीपी श्रीवास्तव की एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ए लाइफ ऑफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स। सीपी श्रीवास्तव की एक बहुत जबरदस्त पुस्तक है, और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जब वो दोबारा इलेक्शन जीत कर आए और प्रधानमंत्री पद के पूरे दावेदार थे, तो अचानक से कांग्रेस कमेटी में आते हैं, आला कमान के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं बोर हो चुका हूं, थक चुका हूं, अब मैं प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहता। ये इस पुस्तक में कहा गया है, और उन्होंने अपना त्याग पत्र, रिजाइन लेटर कांग्रेस की आला कमान के सामने सौंप दिया। कांग्रेस में तो हड़कंप मच गया कि भारत के प्रधानमंत्री जो इतना प्रतिष्ठित पद है उससे कोई व्यक्ति रिजाइन दे रहा है। सीपी श्रीवास्तव का मानना है, ये कहते हैं कि नेहरू जी उन दिनों लगभग 6 महीने के लिए, लगभग कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए हिमालय जाना चाहते थे। वो हिमालय जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना रिजाइन दिया। लेकिन कांग्रेस की आला कमान, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, उनके दबाव में आकर नेहरू जी ने दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। ये बात 2-3 दिन में पूरी दुनिया में फैल गई थी, और फिर वहां से फोन आना शुरू हुआ, और फिर ऐसा माना जाता है कि बाहर के देशों के लोगों ने भी नेहरू जी को बधाई दी कि आपने अच्छा किया कि अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया। लेकिन बात तो उस युद्ध की हो रही है जहां पूरा देश प्रभावित हुआ था। आप सोचकर देखिएगा, तवांग वाले क्षेत्र में आक्रमण हो रहा है, भारत की सेना के लोग लड़ रहे हैं, असम के लोगों को डर था। असम में एक शहर पड़ता है तेजपुर। आप सोचकर देखिए वहां की क्या हालत रही होगी। एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, किसी दिन एक विशेष वीडियो होगी 1962 के भारत चाइना युद्ध की, पर छोटी सी बात यहां बताना चाहता हूं। असम का एक क्षेत्र था तेजपुर। जब असम में यह पता चला कि चाइना के सैनिक घुसपैठ करने वाले हैं असम में, यानी विशेषकर तेजपुर में, तो जो एसबीआई बड़ी ब्रांच हुआ करती थी वहां पर, वहां के मैनेजर ने जितने भी धन था, यानी जितने भी करेंसी थी, कागज के जो नोट थे, उन सबको जला दिया, इसलिए कि ये करेंसी चाइना के हाथ ना लग जाए, जिससे वो मिसयूज ना कर दे भारत के लोगों का। अब सिक्के बचे हुए थे। बैंक के कर्मचारियों ने कहा मैनेजर से, इन सिक्कों का हम क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, वो बोरी में उन्हें बंधवाया और नाला था उस नाले में फेंक दिए, और लोग पलायन करना शुरू कर दिया। और नेहरू जी ने अपना भावुक भरा भाषण दिया था, और क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि चाइना के सैनिकों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, चाइना ने हमारी कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, वो असम पर भी कब्जा कर सकते हैं। मेरा असम के लोगों के साथ, मैं असम के लोगों से यही प्रार्थना करता चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी वहां से निकलें। आप सोचकर देखिएगा, एक प्रधानमंत्री इतना भावुक होकर, एकदम टूटकर देश को संबोधित कर रहा है, तो वहां की प्रजा के साथ क्या हो रहा होगा। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसके लिए इतिहास है, और उस इतिहास के कुछ पहलुओं को मैंने तुम्हारे सामने रखा है। 1962 में युद्ध समाप्त हो गया, और इस युद्ध के समाप्त होने के बाद नेहरू जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वो शारीरिक रूप से इतने परेशान हो गए, वो इतने चिंतित होने लगी थी, आला कमान या कांग्रेस के जो लोग हुआ करते थे चिंतित होने लगे। इतना ही नहीं कि नेहरू जी दिल्ली छोड़कर कश्मीर चले गए। 1 साल तक कश्मीर में रहे। हालांकि कश्मीर में जाकर शारीरिक रूप से तो वो ठीक हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से ठीक नहीं हुए। 1 साल बाद कश्मीर से दिल्ली लौट कर आते हैं, और दिन था 27 मई 1964। उस दिन वो अपने आवास पर थे, और अचानक से तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समस्त भारत ने खो दिया था। आज के एपिसोड में नेहरू जी के बारे में इतनी सी बातें मुझे तुम्हें बतानी थी। इसके अलावा एग्जाम के पहलुओं को देखते हुए कुछ चीजें तुम्हारे लिए भी हैं। सर्वपल्ली गोपाल जी ने भी एक बात कही थी, और इनकी वसीयत को लेकर कहा था, यह बात भी मुझे बताना है। सर्वपल्ली गोपाल ने एक पुस्तक लिखी, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। इस पुस्तक में इन्होंने कहा था इनकी वसीयत को लेकर, जब ये मरने वाले थे, यानी कि इनकी मृत्यु बिल्कुल निकट थी, उससे पहले इनकी वसीयत के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने कहा था मेरी वसीयत की बात मत करो, और जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो राख है, इस राख को एक मुट्ठी राख को गंगा जी में बहा देना इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, और बाकी जितनी भी राख है उस पूरी राख को खेतों में बरसा देना, ऐसा इन्होंने कहा था। और ये हमें एविडेंस कहां से मिलता है? सर्वपल्ली गोपाल जी द्वारा ए बायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू से मिलता है।
इसके अलावा इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनके बारे में पेपर की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन फैक्ट्स के बारे में आप जानेंगे। 14 नवंबर 1889 को नवंबर को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इसलिए प्रत्येक 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं बेटा? प्रत्येक 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने पढ़ाई की और 1912 में भारत लौटे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। 1916 में 8 फरवरी 1916 को कमला कौल से इनकी शादी हुई थी। 1917 में 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी का क्या होता है? जन्म होता है, जो भारत की अगली लीजेंड प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। 1920 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, उसी समय इन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश किया और भारत के असहयोग आंदोलन में क्या हो गए? शामिल हो गए। इसके अलावा अगर देखें तो 1929 में, इससे पहले 1929 में लाहौर क्या हुआ था? लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें ये अध्यक्ष भी थे और यहीं पर निर्णय लिया गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा रावी नदी के किनारे। और यहीं से इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को हम आज संविधान दिवस मना रहे हैं, वो अलग 26 जनवरी को हम क्या मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है, कांग्रेस ने इसे स्वाधीनता दिवस मनाया था। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। लगभग 9 बार ये जेल गए थे और 1936 में 23 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसी समय पीएम पद के लिए भी चुना गया। 1952 में पहले आम चुनाव के बाद मई में इनकी नई सरकार बनी। 1954 में चाउ एन लाई ने भारत का दौरा किया और नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का क्या दिया था? नारा दिया था। यह सब बात मैंने तुम्हें बता दी थी। इसके अलावा देखें 1957 में दूसरे आम चुनाव के बाद अप्रैल में नई सरकार बनी और 1962 में तीसरे आम चुनाव के बाद अप्रैल में नई सरकार बनी और चीन ने भारत पर क्या किया? अटैक किया। और 1964 में 27 मई को नई दिल्ली में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स तुम्हारे लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम कुछ बात करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि नेहरू जी के बारे में बहुत सी बातें करना काफी हैं, यानी कम पड़ जाएंगी। अगर नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी की नीति, विदेश नीतियों को आज भी भारत में पालन किया जाता है। जैसे मान सकते हैं 1950 में नेहरू जी के ही द्वारा योजना आयोग की स्थापना की, जो आज भारत सरकार नीति आयोग के नाम से जानती है। वही नेहरू जी हैं जिन्होंने 1951 में भारत में 5 ईयर प्लान्स जैसी योजनाएं भारत में लागू की, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। 5 ईयर प्लान की शुभारंभ का भी 5 ईयर प्लान का शुभारंभ भी किसके द्वारा होता है? नेहरू जी की सरकार के ही द्वारा होता है, जो भारत में बहुत समय तक प्रचलित रही। लगभग 2017 में से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अगर देखते हैं तो नेहरू जी के द्वारा ही अगर आप देखें 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है वो बेटा कब होती है? तो वो आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत होती है आपकी कब? 1952 में। 1953 में ही इनके द्वारा सामुदायिक सविस्तार योजना, 1953 में सामुदायिक सविस्तार योजना की शुरुआत होती है। सामुदायिक सविस्तार योजना की क्या की जाती है? शुरुआत की जाती है। अगर आप देखें तो इन्होंने ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अगर देखें तो भारत में बहुत सी प्रोजेक्ट लेकर आए, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना इन्हीं के द्वारा लाई गई दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसे नेहरू जी ने खुद, इस योजना को खुद नेहरू जी ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नेहरू जी ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो इन प्रोजेक्ट को, इन परियोजनाओं को कहा था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं? इनके बारे में बहुत अच्छी चीजें और देखने को मिलेंगी। जैसे इन्हीं के समय पर हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। हीराकुंड डैम महानदी पर बेटा उड़ीसा में बना हुआ है। इसके अलावा भाखड़ा नागला बांध, कौन सा? भाखड़ा नागल बांध भी इन्हीं के समय बनाया गया, जो सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए है। इसके अलावा देखें तो इनके द्वारा भारत में आईआईटी जैसे संस्थान की स्थापना की गई, जो भारत का विश्व स्तरीय संस्थान है। आईआईटी है, आईआईएमटी है, एम्स है। ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना नेहरू जी के ही समय हुई। इनके इस योगदान को कौन भुला सकता है? इसके अलावा अगर देखते हैं तो नेहरू जी ने दुर्गापुर,
बहुत बेहतरीन है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, एक है भिलाई, कौन सा है, भिलाई स्टील प्लांट है, और एक कौन सा है, राउरकेला, राउरकेला। और इसके अलावा देखेंगे तो बोकारो। इतने चार बड़े स्टील प्लांट की स्थापना नेहरू जी के ही कार्यकाल में होती है। बाकी सब चीजें हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते ही रहते हैं। आज प्रधानमंत्री के इस एपिसोड में बस इतना ही रहेगा। कल यानी कल 29 मार्च को जो हमारा मैं भारत का प्रधानमंत्री एपिसोड 2 आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ेंगे, वो लाल बहादुर शास्त्री जो जय जवान और जय किसान का नारा दिया करते थे, वो लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें पीस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात भारत का शांति पुरुष कहा जाता है। कैसे, किन परिस्थितियों में एक और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। बहुत सी अड़चनें आई, बहुत से तिगड़मबाजी हुए, इस सब के साथ कल की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालेंगे, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आपका सहयोग ही हमें बहुत कुछ दिला सकता है। चलिए, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।